तो फोर्स एंड मोशन में जो आज हम लोग पढ़ेंगे दैट टॉपिक इज फ्रिक्शन, या मैं से कह सकता हूँ फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, पर कभी कभी इससे क्वेश्चन आते हैं आपके। तो करें स्टार्ट। तो देखिए, अच्छा इससे पहले थोड़ा रिवाइज भी करा दूं। इससे पहले मैं आपको वेक्टर्स पूरे करवा चुका हूँ। वेक्टर से मैंने आपको बताया था एडिशन ढंग से पढ़ लेना और उसका मल्टीप्लिकेशन एक बार देख लीजिएगा। वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन में क्वेश्चन पूछे आते हैं आप लोगों से, जो मैंने दोनों करवाए थे आपको, है ना, कि जैसे वेक्टर p = 3i + 2j एंड वेक्टर q = whatever द वैल्यू इज 5j - 3k, तो उनका p.q निकालो और p × q निकालो। अब इसके बाद आता है अगला टॉपिक फ्रिक्शन फोर्स। तो पहले लिख लीजिए, उसमें फिर समझाऊंगा। लिखो फ्रिक्शन इज ए काइंड ऑफ फोर्स, फ्रिक्शन इज ए काइंड ऑफ फोर्स which oppose, friction is a kind of force which oppose relative movement between the two surface, which oppose relative movement between the two surface। यानी कि घर्षण या घर्षण बल एक ऐसा बल होता है जो कि दो सतहों के बीच गति का विरोध करता है। दो सतहों के बीच गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहा जाता है। ठीक, यानी कि जस्ट ये समझ लीजिए, अगर ये एक बॉक्स ये सरफेस में रखा हुआ है, ठीक है, मान के चलिए, लेट मैं पहले सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। ये मेरा हाथ एक सरफेस है और ये डस्टर मान लो दूसरी सरफेस है। अब देखो मैं नीचे कर रहा हूँ, इसे नीचे कर रहा हूँ, अभी तक ये नीचे नहीं गया, अभी तक ये गिरा नहीं है नीचे, जबकि ग्रेविटेशन फोर्स में लग रहा है। किसने रोका है इसे? मेरे हाथ और इस सरफेस के बीच के घर्षण बल ने, फ्रिक्शन फोर्स ने। जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स को ओवरलैप कर देगा, ये नीचे की ओर गिर जाएगा। ठीक है, तो दो सतहों के बीच जो गति का विरोध करेगा दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन या फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर? पहली चीज़। अब समझो इसके कुछ रूल्स भी होते हैं जो तुम्हें ढंग से देखने हैं, अभी शायद ये बुक्स में ना मिले, तो इसके रूल्स देखो, रूल्स में सब समझ जाओगे। रूल्स, पहला रूल, ठीक है, पहला रूल है इट हैज़ नॉट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इट कम्स ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। फिर से बोल रहा हूँ, इट कम्स ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स एंड इट हैज़ नॉट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यानी कि घर्षण बल का कोई भी अपना एग्जिस्टेंस नहीं होता है, यह तभी आता है जबकि बाह्य बल लगता है। समझ रहे हो? यानी कि ये एक बॉक्स रखा हुआ है, माना कि बड़े संख्या का बॉक्स है, ठीक है जी, जब तक इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है तब तक फ्रिक्शन फोर्स नहीं काम करेगा। जैसे ही इस पे जोर लगाया जाएगा फोर्स इधर की ओर, वैसे ही इसकी सरफेस पे एक फोर्स लगेगा जिसे कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ही क्या लगता है, जो बाह्य बल है या एक्सटर्नल फोर्स है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो रूल नंबर 2, ठीक है, रूल नंबर 2 में आ जाएगा इसका, इट ऑलवेज, यानी कि फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट, इट ऑलवेज एक्ट पैरेलल टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस, इट ऑलवेज एक्ट पैरेलल टू कॉन्टैक्ट सरफेस एंड अपोजिट टू एक्सटर्नल फोर्स, एंड अपोजिट टू एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि यह हमेशा ही सतहों के क्या होता है आपका, पैरेलल का मतलब समांतर लगता है एवं बाह्य बल के विपरीत दिशा में लगता है। जैसा कि दिखाई दे रहा है, अगर मैं यहाँ धक्का दे रहा हूँ तो सतहों के उसमें लग रहा है पैरेलल, मतलब कि सतहों के बीच में ऐसे पैरेलल लग रहा है, और बाह्य बल की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर? नंबर 3 लिखो, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि यह कॉन्टैक्ट में आने वाला जो एरिया होता है उस पर डिपेंड नहीं करता। मेरा मतलब ये है कि देखिए, ये जो बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स का जो साइज है, चाहे वो इस डस्टर के बराबर हो या इस कमरे के बराबर हो, फ्रिक्शन फोर्स इस साइज पर डिपेंड नहीं करता। कितना सरफेस कॉन्टैक्ट में आ रहा है इस पर डिपेंड नहीं करता। समझ गया? तीसरा। चौथा देखो, इट डिपेंड्स अपॉन, चौथा, इट डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव स्मूथनेस,
इट डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव स्मूथनेस बिटवीन टू सरफेस। इट डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव स्मूथनेस बिटवीन टू सरफेस, यानी कि यह दोनों सरफेस के बीच में स्मूथनेस में या चिकनाई पर निर्भर करता है। अगर सरफेस स्मूथ होगी, देखो मेरा हाथ थोड़ा सा हार्ड सा है इसलिए सरक नहीं रहा है, पर अगर मेरे हाथ में मैं ऑयल लगा दूंगा, तेल लगा दूंगा, तो एकदम से ये सरक के नीचे आ जाएगा। तो डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव स्मूथनेस। पहले चार चीज़ें समझो, 1 2, और पहला वाला क्या था, नो इंडिपेंडेंट पहले इतना सब समझ लो, ये सब क्लियर। अब पांचवा और जो मेन पॉइंट आने वाला है, पांचवा लिखो, इट डिपेंड्स अपॉन, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। इंपॉर्टेंट, इट डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। ये 5 रूल इसके याद रखने, और पांचवा भी आने वाला है। इट डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, यह अविलंब प्रक्रिया पर या अविलंब प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। ये पांचवा पॉइंट, ये जरूर लिखना पांचवा। ये क्लियर। अब समझना शुरू करो यहाँ पे कि क्या मैंने बोला है। सबसे पहली चीज़ तो पांचवा नंबर, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन होता क्या है ये समझो। देखिए अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे दोबारा आ रहा हूँ मैं, ठीक। ये कोई सरफेस थी, ठीक है, इसका लेट जो वेट है दैट इज mg। अगर इसका मास m है तो इसका भार या वेट जो होगा दैट इज m × g। ये आपको पता है ना, mg इसका वेट है। अब ध्यान देना, वेट को बैलेंस करने के लिए जो सरफेस की रिएक्शन होती है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो ये वेट के ठीक अपोजिट में होती है, दैट इज कॉल्ड n से इसे हम लोग दिखाते। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर खड़ा हूँ, ध्यान देना, तो मेरी नॉर्मल रिएक्शन देखो, मेरा वेट है नीचे की ओर, ज़मीन की ओर, और नॉर्मल रिएक्शन आ रही है ऊपर की ओर, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, यानी इस पहले से समझ जाओ। कोई बॉक्स था, उसका बार नीचे की ओर लग रहा है या वेट नीचे की ओर लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर है। अगर मैं इधर की ओर धक्का दे रहा हूँ, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है, तो फ्रिक्शन फोर्स या फ्रिक्शन जो होगा वो कहाँ लगेगा, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। समझे। अब नॉर्मल रिएक्शन में दोबारा से आओ एक बार। अगर मैं किसी पहाड़ पे चढ़ रहा होता, समझना टॉपिक, ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन मतलब ये जो नॉर्मल, ये रिएक्शन जो आपको सरफेस देगी, सरफेस की रिएक्शन को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ही सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। आई रिपीट, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ही सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। यानी कि अगर मैं पहाड़ पे चढ़ रहा हूँ, पहाड़ कैसा होता है, स्लोप पे, तो मेरा वेट तो हमेशा नीचे की ओर लगेगा, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन इसके परपेंडिकुलर, इस सरफेस के क्या लगेगी, 90 पे लगेगी। समझो अंतर है यहाँ पे। इस कारण से जब मैं पहाड़ पे चढ़ता हूँ, माना मैं ऊपर की ओर चढ़ रहा हूँ, देख लो पीछे की ओर नॉर्मल रिएक्शन है ना, हमेशा बैलेंस के लिए नॉर्मल रिएक्शन वेट के क्या होनी चाहिए, बिल्कुल क्या होनी, पैरेलल होनी चाहिए। तो आदमी क्या करता है, ऊपर की चढ़ नीचे की ओर झुकता है, तो आदमी क्या करता है, हमेशा झुक के चलता है। जब भी आप पहाड़ पे ऊपर की ओर चढ़ोगे तो झुक के चलना पड़ता है। क्यों? टू क्या आएगा, बैलेंस योर वेट, टू बैलेंस योर नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार जब आदमी ऊपर से आता है तो क्या करता है, पीछे की ओर जाता है जानबूझ के, नहीं तो आगे की ओर गिर जाएगा वो तो। समझ में आ रहा है ना। तो इसी कारण से नॉर्मल रिएक्शन में यही अंतर है बस। जब सरफेस सिंपल है तो वेट के बराबर होती है, लेकिन जब सरफेस सिंपल नहीं है तो थोड़ा सा यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का कुछ एंगल बन जाता है। ये आगे दोबारा पढ़ोगे आप अभी, पर फिलहाल ये समझो पहले। अंतर समझ गए, क्यों पहाड़ पे आदमी झुक जाता है या पीछे की ओर चला जाता है। चढ़ते समय आगे की ओर झुकता है और नीचे आते समय पीछे की ओर जाता है, टू बैलेंस इट्स नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे हूँ तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है, मैं एकदम मजे से खड़ा हूँ। लेकिन अगर मैं यूँ टेढ़ा होना शुरू हो जाऊँगा, देखो मैं नॉर्मल रिएक्शन ख़राब कर रहा हूँ अपनी। नॉर्मल रिएक्शन मेरी ये है, अब मैं यूँ टेढ़ा जा रहा हूँ तो खराब हो रही है ना। ज़्यादा टेढ़ा करूँगा तो मैं नीचे गिर जाऊँगा, ये चीज़ होती है। चलो आगे बढ़ो। अब आ जाओ फ्रिक्शन फोर्स में, करने स्टार्ट। तो मैंने तुम्हें बताया कि फ्रिक्शन फोर्स मैं एफ से दिखा रहा हूँ, इट इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन एन, या इसे हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो एफ एच इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। लिखिए वेयर म्यू एच इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखिए वेयर म्यू एस एक कांस्टेंट है,
एक नियतांक है जिसे कि हम लोग फ्रिक्शन का नियतांक या घर्षण नियतांक या मैं बोलूँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। लिखिए, ये प्रैक्टिकल भी आपके सिलेबस में करवाऊंगा मैं इसे, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स करेगा नॉर्मल रिएक्शन पे। वो फिगर अगर तुम्हें समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ूँ, समझिए। अब देयर आर, उसके बाद लिखना छोटी हेडिंग, काइंड ऑफ फ्रिक्शन या टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि फ्रिक्शन के प्रकार 3 टाइप का होता है। यहाँ पे लिख लीजिए जैसा मैं लिख रहा हूँ, काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन या टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। पहला स्टैटिक, दूसरा काइनेटिक, और तीसरा रोलिंग। स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। नाम से पता चल रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब जब कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसकी सतहों के बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि कब, माना एक संदूक रखा हुआ है और मैं ताकत लगा रहा हूँ उस पर, तो फोर्स लग गया तो फ्रिक्शन क्या हो गया, एक्सटेंशन उसका आ गया है या वो उत्पन्न हो चुका है। तो जब तक वो हिलेगा नहीं तब तक जो फ्रिक्शन है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। इसे मिटा रहा हूँ मैं, लिखो व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट, रेस्ट में है, स्टडी स्टेट में है। नंबर 2, व्हेन बॉडी इज इन किस कंडीशन में आपका, मूविंग, जब बॉडी मूविंग कंडीशन में है या मूव कर रही है, चलना शुरू हो गया है। और तीसरा लिखो, फिर समझाता हूं, व्हेन बॉडी इज रोलिंग, अब बॉडी लुढ़क रही है। रोलिंग का मतलब लुढ़कना, समझो तीनों चीज़ों को एक साथ। पहले लिख लो फटाफट से, व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट, बॉडी इज इन मोशन एंड बॉडी इज इन रोलिंग। आप समझो है, ये एक एग्जाम्पल समझ जाओगे। माना कि मेरे पास एक बहुत बड़ा संदूक है या अटैची है, माना कि मैं अटैची लेके आया हूँ, बड़ी अटैची है मेरे पास और मुझे सब करना है, ठीक है। अब अटैची को मुझे सरकाना है, तो मैंने उस पर ताकत लगाई, सरकाने की कोशिश की, सरकाने की उसकी, जब तक कि वो स्टेडी स्टेट में है तब तक वो सरकाना क्या होता है, बड़ा मुश्किल होता है। जैसे ही एक बार वो मूवमेंट में आ जाएगी उसके बाद उसमें कम ताकत लगती है और वो मूव करने लगता है, ठीक। मुझे और कम ताकत अगर उस पर लगानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके नीचे लगा दूंगा मैं टायर। अगर टायर लग जाएंगे तो बहुत कम ताकत लगती है आपकी, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे में जो फ्रिक्शन लगेगा इस टायर के और सरफेस के बीच में, सड़क के बीच में, दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, उससे कम वैल्यू होती है काइनेटिक फ्रिक्शन की, और सबसे कम वैल्यू होती है रोलिंग फ्रिक्शन की। ये आपसे कई बार पूछता है, समझ में आ रहा है। इसी कारण से किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें सरकाना होता है तो क्या लगाने पड़ते हैं, उसमें टायर लगा दो नीचे। अगर हम टायर लगा देंगे तो रोलिंग फ्रिक्शन आ जाएगा, इसका वैल्यू सबसे कम होती है। फ्रिक्शन का मान अगर कम हो जाएगा तो लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, हमें कम काम करना पड़ेगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एक चीज़ लिख लो, मिटाऊँ इसे, इसमें एक चीज़ लिख लीजिए आप, मैं लिख रहा हूँ, देखो म्यू एस मैंने स्टैटिक वाला हो गया, उससे कम होगा म्यू मूविंग, एम लिख दीजिए, और इससे कम होगा म्यू लिमिट, या रोलिंग लिख दो, आर लिख दो, ठीक है, या के लिख दो, ऐसे काइनेटिक लिखा था ना मैंने, काइनेटिक, स्टैटिक, काइनेटिक एंड रोलिंग। म्यू एस बड़ा है म्यू के से, काइनेटिक वाले से, और वो उससे बड़ा है, या काइनेटिक जो होता है वह रोलिंग वाले से बड़ा होता है। क्लियर। एक चीज़ और समझना इसमें, कभी कभी कुछ बुक्स में दिया हुआ है एक लिमिटिंग फ्रिक्शन भी आता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब मेरा ये होता है कि जब बॉडी जस्ट मूव होती है, जैसे कि माना कि यहाँ पे बड़ा सा एक कुछ वो रखा है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है और मैं धक्का दे रहा हूँ, उसे खींच रहा हूँ अपनी ओर, जब तक वो खींचेगा नहीं, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फोर्स बढ़ाते जा रहा हूँ, फ्रिक्शन भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा हूँ, जैसे ही वो चलना शुरू कर देगा तो वहाँ पर तो स्टैटिक फ्रिक्शन बन जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन चलने से जस्ट मतलब मिली सेकेंड पहले जब वो चलना शुरू किया, उससे जस्ट पहले का फ्रिक्शन जो होता है उसे बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो कब होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन में होती है, लेकिन स्टैटिक में भी किस पॉइंट पर, लिमिट पॉइंट पर, सरकने से जस्ट पहले वाला पॉइंट। तो कभी कभी आपसे पूछ सकता है, तो इसे भी देखना, लिमिटिंग फ्रिक्शन।
लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। मैक्सिमम मान होता है इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन, या सीमांत घर्षण बोलेंगे शायद हिंदी में, शायद सीमांत घर्षण कुछ ऐसी नाम होगा, लिमिट है ना, तो होपफुली यही हो। सीमांत घर्षण यानी कि जबकि वो जस्ट चलना शुरू करे, और ये सबसे ज़्यादा मान होता है फ्रिक्शन फोर्स का, ठीक है। अब तुमसे क्वेश्चन इसके बाद, आप लोग मुझे ये बताइए एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, यानी घर्षण के क्या लाभ है और क्या हानि है। पहले शुरू करते हैं एडवांटेज से हम लोग, कि टेल मी समथिंग एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में देख रहे होंगे फ्रिक्शन, 1 2 बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल। हेल्प्स इन वॉकिंग, चलने में सहायक है। मैं चल पा रहा हूँ क्योंकि सरफेस और मेरे सैंडल के बीच में क्या लगा हुआ है, फ्रिक्शन फोर्स। बैठो, आप बता रहे हो। आसान है, तो बहुत ही आसान है। हाँ, चल सकता है, जैसे इन्होंने उसमें बोला वैसे गाड़ी भी चलती है। तो गाड़ी के टायर जो होते हैं, गाड़ी के टायर के बीच क्या होते हैं, हम लोग खांचे लगे होते हैं, देखा तुमने। किसी भी गाड़ी में टायर क्या, नए टायर में क्या होता है, आपके स्पॉट बने होते हैं, ताकि गाड़ी क्या करे, स्किड ना करे। जब टायर पुराना होता है तो नहीं बोलते गंजा हो गया टायर, उसका मतलब क्या है, टायर क्या घिस गए, तो टायर क्या करता है, स्किड करना शुरू कर देता है, ठीक है, ठीक है। तो हेल्प्स इन ड्राइविंग आ जाएगा आपका, या हेल्प्स इन मूविंग एनी व्हीकल, बाइक हो, कार हो, जो भी हो, वट, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ, दिख रहा है, ये मैं लिख रहा हूँ। मैं क्यों लिख पा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि चौक के और बोर्ड के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है। तो सिंपल सा आ जाएगा हेल्प्स इन राइट, ड्राइव, क्या आ जाएगा, मूविंग। तो दीज ऑल आर द काइंड्स जहाँ पे कि फ्रिक्शन क्या होता है आपका, यूज़ होता है आपका, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर चिकनाई बढ़ जाए, माना कि मैं खड़ा हूँ तो फिसलने का डर हो जाएगा। कीचड़ में फिसलते हैं ऐसे लोग, तो कीचड़ में क्या होता है आपका, कीचड़ में पैर और ज़मीन के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है आपका। क्लियर। डिसएडवांटेज बताओ इसके कुछ, मतलब कि हानि क्या है फ्रिक्शन की, बताओ। हाँ, ठीक है। और अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चाकू से सब्जियां भी नहीं काट पाएंगे। एडवांटेज में आ गया है ना, ठीक है, ठीक है, बट ठीक बताया तुमने, एडवांटेज में आ गया है तो ना, ये तो एडवांटेज था। अब मैं डिसएडवांटेज बोल रहा हूँ, मतलब किसके हानियाँ क्या है। तो पहले ठीक बोली तुमने, तुम्हारा टायर घिस जाते हैं, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि वेयर एंड टियर इन मशीनरीज। किसी भी मशीन में क्या होता है, वेयर एंड टियर होता है। ये तुमने टायर की बात की, बिल्कुल टायर घिसना एक है, बिल्कुल। यानी कोई माना कि कोई दो मशीन है जो ऐसे करके मूव कर रही हैं, आपस में रगड़ रही हैं बार बार, तो अगर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, टूट फूट शुरू हो जाएगी, ठीक। पहली चीज़ वेयर एंड टियर इन मशीनरीज। नंबर 2, और कोई, मैं ये बताता हूँ, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड। जितना फ्रिक्शन ज़्यादा होगा उतनी एनर्जी ज़्यादा लगेगी आपकी। अगर सिंपल सी बात है, एक रोड है, यहाँ से यहाँ तक एक रोड बना रखी है, अगर रोड बहुत प्लेन है, एकदम सही रोड है, तो गाड़ी आराम से चलती है। अगर रोड में ऊबड़ खाबड़ रोड हो, बहुत ज़्यादा पैचेज हो, उसमें ब्रेकर लगे हो, तो क्या हो जाएगा, तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, फर्स्ट गियर लगाना पड़ जाएगा, या ज़्यादा साइकिल चला ताकत लगानी पड़ेगी। तो मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। और लास्ट वाली क्या बताया मैंने, मोर हीट प्रोड्यूस। अगर दो आपस में कोई चीज़ रगड़ रही है, उसके बाद भी हम काम कर रहे हैं, तो हीट क्या होगी, प्रोड्यूस हो जाएगी, ऊष्मा प्रोड्यूस हो जाएगी आपकी। तो मेन 3 ही चीज़ें आती है इसमें, ध्यान रखिएगा। पहला आएगा वेयर एंड टियर इन मशीनरीज, नंबर 2 मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, एंड नंबर 3 आ जाएगा आपका मोर हीट प्रोड्यूस। तो ये 3 जो बेसिक इसके हैं फ्रिक्शन के, क्या डिसएडवांटेज होते हैं आपके, कर लोगे इसे। तो ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है, दैट इज फ्रिक्शन। सो नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर फ्रिक्शन, यूर नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कुलर मोशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इससे बनते हैं, और मुझे लगता है बहुत टफ भी नहीं है ये। तो सबसे पहली चीज़ तो होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर मोशन, या मैं हिंदी में कहूँ वृत्तीय गति से आप क्या समझते हैं। तो क्या आएगा, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है, अराउंड ए फिक्स पॉइंट, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अराउंड ए फिक्स पॉइंट, ठीक है, फिक्स पॉइंट लिख दिया इतना, इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। या ऐसा भी कुछ बुक्स में मिलेगा तुम्हें, द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग ए सर्किल, यानी कि सर्किल के अलोंग अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है किसी गोले में, उसकी वो है, तो दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में ध्यान क्या रखना होता है आपको, एक निश्चित बिंदु होता है, फिक्स पॉइंट होता है, जिसके चारों ओर कोई भी चीज़ घूम रही होती है। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं इसका, अर्थ जो है सूर्य के चारों ओर क्या है,
रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है। एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। मैंने एक पत्थर में एक रस्सी बांधी और घुमाना शुरू कर दिया, एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। तो दीज ऑल मोशन आर सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब इसमें कुछ टर्म आएंगे, इन टर्म को एक करके आप समझते रहिए। तो पहला टर्म इसमें आता है आपका, इसे नीचे कर लूँ, लिखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसे बोलेंगे बेटा हिंदी में कोणीय विस्थापन। बट टर्म समझते रहना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या कोणीय विस्थापन। अब समझो पहला सिंपल सा, अगर मैं इसकी ओर लेना चाहूं, एंगल कवर्ड, एंगल कवर्ड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जितना भी एंगल कवर करेगा उसे बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझिए, उधर आइए। अब माना कोई पॉइंट ए पे था या कोई पार्टिकल था जो ए पर था और वो ए से बी तक चला गया, तो ए से बी तक जाने पर जितना भी उसने कोण वो किया, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जितना भी एंगल चलेगा, अगर वो यहाँ से यहाँ पे चल जाता तो 90 डिग्री का एंगल जो होता दैट इज ऑल्सो सर गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्योंकि एंगल ही है, और मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ कि एंगल थीटा इज इक्वल टू होता है, याद है, आर्क अपॉन रेडियस। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लिख दो चाहे, आर्क अपॉन रेडियस। तो यानी कि थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा एस अपॉन आर। लिख लीजिए, ए से बी तक आर्क मैंने कितना चाप, कितना चला, तो डेल्टा एस दूरी तय की इसने, और अपॉन इसकी त्रिज्या जो रेडियस है दैट इज आर। ठीक है, पहली चीज। ठीक, इसमें अभी आते रहेंगे हम। एक चीज और समझना, कभी कभी पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक तो सर्कुलर मोशन हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब अगर कोई पार्टिकल चल रहा है विद फिक्स वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है तो इसे बोलेंगे हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, यानी कि वो एक्सेलरेट कर रहा है, समझ रहे हो। एक्सेलरेशन का मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी सेम रहेगी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, ध्यान रखना। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है, क्योंकि वेलोसिटी सेम होती है, दैट फॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, समझ रहे हो ना। और एक्सेलरेशन अगर इसमें है, वेलोसिटी में चेंज है, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो आपके सिलेबस में फिलहाल जो है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है बेटा, ये क्लियर। अब थोड़ा समझो, अगर ये यहाँ से चला, घूम के यहाँ से वापस आ गया, यहाँ पे कितना चलेगा आपका, या कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। बिल्कुल सही, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल कितना होता है। तो इसी में लिख लें आगे थोड़ा सा, इसमें लिखिए फॉर कंप्लीट रिवोल्यूशन या वन कंप्लीट साइकिल, फॉर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन मतलब एक पूरे चक्कर के लिए, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर और बटे आर। कितना मान होता है इसका, 2 पाई आर, वृत्त की परिधि, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर, आर से गया आर, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। तो ये यहाँ से भी आता है, यानी कि एक पूरा चक्कर चलने पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट इज 2 पाई। ये कभी कभी पूछता है आपसे, इंपॉर्टेंट, यहाँ से निकालना होता है इसे। आगे बढ़ूँ, आगे चलो। अगला टॉपिक एंगुलर वेलोसिटी, इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंगुलर वेलोसिटी इसको दिखाते हैं बेटा ओमेगा से, ये ओमेगा बोलते हैं, ऐसे समथिंग लाइक डब्ल्यू ऐसा बनता है ओमेगा। ठीक है, पहले लिख लीजिए फिर समझा दूंगा। लिखो, उसमें लिखो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, या ऐसा कह सकते हैं एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, है ना। यानी कि क्या आएगा आपका, कोणीय विस्थापन की दर को
कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहा जाता है। दर का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो सिंपल सा है, तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी लिख लीजिए। यानी कि अगर मैं पूरा लिखना चाहूँ, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये अभी अभी आपने पढ़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और ये समय, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, इतना समझो, ठीक है। अब एक चीज़ और तुम्हें समझानी पड़ेगी, पहले ये क्लियर है, फिर आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ठीक। अब समझो, इसी में एक दो टॉपिक और है, तो समझिए। इस सर्किल में एक पूरा चक्कर चलने में जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ये समझिए पहले, इसे दिखाते हैं कैपिटल टी से, या चाहो तुम लिख सकते हो, तुम साइड में एक हेडिंग लिख लो, साइड हेडिंग टाइम पीरियड, कैपिटल टी डैश करके लिखना, टाइम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल और वन रिवोल्यूशन, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, है ना, इसे बोलते हैं आवर्तकाल हिंदी में, आवर्तकाल। आवर्तकाल बराबर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल और वन रिवोल्यूशन। एक चीज़, दूसरी चीज़ में आओ, एक चीज़ होती है बेटा फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। इसे दिखाते हैं कैपिटल एन से ज़्यादातर जगह, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति लिखो उसी में साइड में, स्मॉल एन में डैश करके लिखो, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में चले गए चक्रों की संख्या, इसे बोलते हैं आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। ये दो चीज़ आपको बिल्कुल आनी चाहिए, ये अलग से क्वेश्चन पूछता है, और इसमें तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें भी यूज़ होने वाला है, ठीक है। आवर्तकाल, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, जैसे मैं ये कहूँ कि पृथ्वी एक पूरा चक्कर करने में समय जो लेती है, कितना लेती है, 365 डेज एंड 1/4 डेज, है ना, 365 इंटू प्लस 1/4 दिन भी होता है उसमें, है कि नहीं है। तो या मैं अगर बोलूँ पृथ्वी का जो वैसा होता है, स्पिन होता है आपका 24 घंटे में होता है, तो 24 इज द आवर इज द क्या आ जाएगा उसका टाइम पीरियड, ठीक है। और एक सेकंड में कितने चक्कर चलता है, माना कोई जी बहुत तेज तेज घूम रही है, ऐसे पंखा बहुत तेज तेज घूम रहा है, तो एक सेकंड में कितने चक्कर चलेगा, दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। जैसे जो हमारी ये करंट जो आ रहा है, एसी करंट, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50, 50, यानी 50 साइकिल चलती है एक सेकंड में, अमेरिका में चलती है 60, ठीक। आगे बढ़ूँ, अब समझो, ये तो तुम अब एक साइड टॉपिक लिखो, ये 3 नंबर पे अलग से आता है, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, यानी कि 3 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवर्ती एवं आवर्तकाल के बीच संबंध बताइए। 3 नंबर का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 3 लाइन का क्वेश्चन। करें स्टार्ट, ठीक है। क्योंकि एक चक्कर पूरा करने में लगा समय है टी, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का मतलब एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि टाइम पीरियड टी में कितने चक्कर चलेगा, एक चक्कर, ठीक है। रिवॉल्यूशन कंप्लीट इन टी सेकेंड बराबर 1। क्या मैंने सही लिखा है, इसी का उल्टा लिख दिया, ठीक है। एक चक्कर पूरा करने में टी सेकंड ले रहा है, या उल्टा बोल दूं, टी सेकंड में कितने चक्कर चलेगा, एक चक्कर चलेगा, क्लियर। तो एक सेकंड में कितना चलेगा, तो रिवॉल्यूशन कंप्लीट इन 1 सेकेंड। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, एक सेकंड में चलेगा 1/t, टी सेकंड में एक चला तो इस सेकंड में 1/t, ये नीचे चला जाएगा टी, है कि नहीं है। और रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इसी को तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो सिंपल लिख दो इसे, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो लिख दो n इज इक्वल टू 1/t, खत्म कहानी, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 1 टाइम, बस 2-3 लाइन का है ये, बस इतना ही है इसमें, 3 नंबर। तो इनके बीच का संबंध है कि आवृत्ति 1 टाइम पीरियड हमेशा होती है, या टाइम पीरियड 1 फ्रीक्वेंसी होता है। टी इधर जाएगा तो n इधर आ जाएगा,
लिखना चाहिए। ये समझ गए? ये अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 नंबर का, फिर से बता रहा हूँ। आगे बढ़ूँ, अभी क्यों आया ये भी समझ लो। अभी हमने किया है कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इजिकल टू होती है आपकी थीटा अपॉन टी। ये अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। चेंज ऑफ क्या आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसमें लिखिए आगे, फॉर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, फॉर वन रिवोल्यूशन, यानी कि एक चक्कर के लिए ओमेगा इज इक्वल टू, एक चक्कर में कितना कोण घुमा था 2 पाई, अभी लिखवाया है 2 पाई, और कितना समय लगा था एक चक्कर चलने में, पूरा टाइम पीरियड टी लिखो, इंपॉर्टेंट, खत्म। फॉर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन कितना चलेगा, 2 पाई चलेगा, और समय कितना लेगा टी, तो 2 पाई अपॉन टी, दिस टाइम पीरियड रिलेशन है, इंपॉर्टेंट। या मैं लिख सकता हूँ क्योंकि बिकॉज टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एन, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, या यहीं से लिख लो 1 अपॉन टी इज इक्वल टू बिकॉज एन, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका मान ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन। लिखिए, दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, एंड ऊपर वाला रिलेशन बिटवीन एंगुलर क्या आएगा, वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड, देख लो। और ये सारे इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं, 2 पाई अपॉन टी 2 पाई एन। इसमें क्वेश्चन भी आते हैं कई बार कि माना कि फ्रीक्वेंसी 60 साइकिल पर सेकेंड है, तो बताइए एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, तो सिंपल 60 रख दो यहाँ पे, 60 इंटू 2 पाई, आंसर है ना। पाई का मान तो 22/7 होता है या 3.14 होता है, आप निकाल लेंगे, है ना। और क्वेश्चन आएगा आपका कि अगर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है जो 1 सेकेंड में 60 बार घूम रहा है, तो बताइए कि एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, कर लोगे ना। 2 इंटू 22/7 इंटू 60, आंसर क्लियर। तीसरा टॉपिक आओ, छोटा सा, वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी पूछता है आपसे। और तीसरा है एंगुलर एक्सेलरेशन। बातें नहीं, इसको दिखाते हैं बेटा अल्फा से, और जैसा कि लीनियर में था सेम वही एंगुलर एक्सेलरेशन लिख लीजिए, चाहे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय क्या बोलेंगे, त्वरण कहा जाता है। कोणीय वेग परिवर्तन की दर, बस कोणीय त्वरण कहते हैं इसे। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको दिखाते हैं अल्फा से, और अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी, लिख लीजिए। वेलोसिटी में चेंज, पहले कुछ था बाद में कुछ हुआ, तो मैंने चेंज घटा दिया अपॉन टाइम, खत्म। इसे लिखिए। तो ये 3 चीज़ें हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इसमें एक चीज़ और देख लो और आज का ख़त्म करते हैं। फिर ये उतार लिया, आगे देखो। अब 2 मोशन होते हैं आपके, एक तो लीनियर मोशन जो लाइन के अलॉन्ग हो, जैसे कि मैं चल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से चला गया, लीनियर मोशन। एक होता है सर्कुलर मोशन, जो कि किसी पॉइंट के चारों ओर हम लोग रिवॉल्व कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो मैं तुम्हें लिखवा रहा हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन, लीनियर भी और सर्कुलर भी। तो लिखो, एक सिर्फ लिखना है ऐसे या समझ लेना, इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति के समीकरण। यहाँ पे लिखना लीनियर मोशन, और यहाँ पे लिखना एंगुलर या सर्कुलर मोशन। ऐसे लिख लो, ऐसे। रेखीय गति के लिए, वृत्तीय गति के लिए पहला वाला जो होता है दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जब पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग, a इज इक्वल टू लीनियर एक्सेलरेशन, t इज इक्वल टू टाइम। वहाँ पे आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस ए टी, लिखो अल्फा टी।
तो ऐसा ना ओमेगा से लिखते हैं हम लोग, वेलोसिटी ओमेगा से दिखाते हैं, तो ओमेगा 0 मान लो इनिशियल वेलोसिटी, ओमेगा मान लो फाइनल वेलोसिटी, अल्फा एक्सेलरेशन। दूसरा वाला लिखो, s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, वेयर s इज डिस्प्लेसमेंट। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा ओमेगा 0 t प्लस हाफ ऑफ अल्फा t स्क्वायर। कभी कभी पूछ लेता है इसलिए बता रहा हूँ। और तीसरा और लास्ट वन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे आ जाएगा इसका ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। मतलब कि मैंने लीनियर मोशन में क्या किया, जहाँ पे s आ रहा था, डिस्प्लेसमेंट आ रहा था, वहाँ पे थीटा रख दिया, वेग आ रहा था वहाँ पे ओमेगा रख दिया, और जहाँ पे आपका एक्सेलरेशन आ रहा, त्वरण आ रहा था, वहाँ पे अल्फा रख दिया। इससे मैंने ओमेगा और ओमेगा 0 मान लिया बस। तो इसे भी देख लीजिएगा, अगर पूछ ले तो आपको ये आना चाहिए। कभी कभी पूछ लेता है कि लिख के दिखाओ कि क्या होता है, तो आप लिख सके। क्लियर? चलिए आज के लिए बहुत है।